फोकस करिए। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 5 मार्क्स। आराम से बोलना, झगड़ा नहीं करना, आराम से बोलना। कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा रे बाबा? 5। कितना मार्क्स? जिसमें 4 मार्क्स का एक लॉन्ग रहेगा और 1 मार्क्स का एसएक्यू या तो एमसीक्यू। ज्यादातर अभी पूछा जो गया है एसएक्यू ही पूछा गया। एसएक्यू का मतलब क्या होता है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक लाइन में जवाब दे दीजिए या तो एक वर्ड में दे दीजिए। जैसे मान लीजिए हम पूछ लेते हैं हु इज द फादर्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? हु इज द फादर्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? आंसर इज हेनरी फ्योल। आंसर इज मॉडर्न मैनेजमेंट का पिता कौन है भाई? हेनरी फ्योल। जनरल मैनेजमेंट का पिता कौन है? हेनरी फ्योल। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को किसने दिया? हेनरी फ्योल। समझ रहे हैं? इसी को कहते हैं एसएक्यू। जो हम बोले हैं ना, इसको क्या कहते हैं? एसएक्यू। क्या कहते हैं बोलिए? समझ रहे हैं? तो ज्यादातर क्या पूछा गया? एसएक्यू पूछा गया। क्या पूछा गया? अच्छा, 4 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भाई कम से कम 4 पॉइंट तो आपको लर्न होना चाहिए। कम से कम कितना पॉइंट? 4। लेकिन हम लोग 5-5 पॉइंट करके लर्न करेंगे, माने उसका डिफाइन के साथ, पॉइंट को डिफाइन के माने पॉइंट को डिस्क्राइब करके लर्न करना, समझे? और रिमेनिंग थोड़ा पॉइंट को याद रखना है। चैप्टर का एक बार नाम बोल दीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ, अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझने से पहले हम लोग समझे थे व्हाट इज प्रिंसिपल्स। व्हाट इज प्रिंसिपल्स? का मतलब होता है रूल्स। प्रिंसिपल का मतलब रूल्स, यानी क्या? सिद्धांत। सिद्धांत क्या कहता है कि ये काम आप कर सकते हो और ये काम आप नहीं कर सकते हो। जैसे सूरज हमेशा कौन सा दिशा से उगेगा? पूरब की दिशा से। कैसे उगेगा बोलिए? और किधर डूबेगा भाई? ये क्या है? प्रिंसिपल है। क्या है? अब जबरदस्ती तुम उत्तर के दिशा से नहीं उगा सकता और दक्षिण के दिशा में डुबा नहीं सकता, समझे? प्रिंसिपल इसी को कहते हैं। तो चैप्टर है किसका? प्रिंसिपल समझने जा रहे हैं भाई। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ, हम लोग मैनेजमेंट का क्या समझने जा रहे हैं? सिद्धांत। क्या समझने जा रहे हैं? एक बार मैनेजमेंट का कोई बच्चा डेफिनेशन बोल देगा तो अच्छा रहेगा। कोई बच्चा मैनेजमेंट अकेला बोलना भाई, बोलिए सिंपल डेफिनेशन बोलिए। Management is the work for achievement of goals. तो जोर से बोलिए। Management means manage the work for achievement of goals. वेरी गुड। कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? वर्क को मैनेज करना, वर्क को जिससे हमारा जो गोल है, उद्देश्य है, वो पूरा हो जाए। गोल क्या हो जाए? मैनेजमेंट मींस मैनेज द वर्क। मैनेजमेंट मींस फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। फॉर द अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट का मतलब वर्क को मैनेज करना जिससे हमारा गोल क्या हो जाए? पूरा हो जाए। उसको क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? आप कहीं पे जाते हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आपको सिस्टम सही नहीं लगता, तो क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट घटिया था। मैनेजमेंट घटिया था। गाँव में शादी ब्याह में खर्चा होता है, जबरदस्त लेवल का खर्चा होता है, खाना भी वो लोग बनवाता है, लेकिन खिलाने का जो जगह हो तो सही नहीं होता, नीचे बैठा देते हैं। ये क्या भाई? मैनेजमेंट भी आजकल नहीं बैठा रहे। आजकल नहीं बैठा रहे लोग, लेकिन अभी भी है बैठने वाले। अच्छा, आजकल बैठाने वाले में क्या करते हैं? जो थोड़ा स्टैंडर्ड आदमी उसको ऊपर बैठा दिया, जो थोड़ा नॉर्मल है गाँव वाला वाली नीचे बैठा दिया। दादी वाला ऊपर। ये मैनेजमेंट नहीं कहता। मैनेजमेंट कहता है कि सबको भाई अच्छे तरीके से व्यवस्था करें, जिससे हमारा गोल है। गोल क्या भाई? कि अच्छे से लोगों को खाना खिलाना, समझ पा रहे हैं? ताकि लोग नाम ले, खा के जाए तो नाम ले, यही गोल है ना? खाना खिलाने का तो यही गोल होता है, समझ पा रहे हैं? तो सही से मैनेज नहीं हो पाता। गाँव में शादी में देखते हैं ना कि नहीं देखते हैं? यानी मैनेजमेंट क्या रहता है? वहाँ पे वीक रहता है। मैनेजमेंट क्या रहता है? और किसी किसी शादी में जबरदस्त लेवल का रहता है, सबको ढंग से काम किया जाता है, वेटर वगैरह रहता है चलाने वाला, समझ रहे? कैटरिंग का बॉय लोग रहता है, लोग सर्व कर देता है। तो क्या होता है? अच्छे तरीके से खाना लोग खा लेते हैं, नाम भी लेते हैं कि व्यवस्था अच्छा से हुआ था। तो क्या उसका सही था भाई? मैनेजमेंट। क्या सही था? खर्चा दोनों का हुआ है, बट एक का मैनेजमेंट वीक है और एक का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग। ठीक है बेटा, अपना बात नहीं बोलना है, नहीं समझ आया तो यस में बोलो, बहुत एग्जाम्पल है, अपना बोलोगे तो टाइम लग जाएगा ना। ठीक है, टॉपिक आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द फादर्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? हु इज द फादर्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? आंसर इज हेनरी फ्योल। आंसर इज हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? जनरल मैनेजमेंट का पिता कौन है भाई? हेनरी फ्योल। कौन बोलिए? और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को किसने दिया था? हेनरी फ्योल। कौन बोलिए? ये हेनरी फ्योल ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बनाए थे। कैसे बनाए थे? ये काम कर के सीखे थे और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बनाए थे। कौन सा मैनेजमेंट भाई? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बोलो क्या बोले? हेनरी फ्योल ने टोटल 14 प्रिंसिपल दिया है। टोटल कितना प्रिंसिपल? हेनरी फ्योल ने टोटल कितना प्रिंसिपल दिया भाई? 14 प्रिंसिपल। कितना? 14। ये 14 प्रिंसिपल, सारा का सारा प्रिंसिपल आपके ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होंगे कि नहीं होंगे? आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेचर एंड साइज
पे निर्भर करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेचर एंड साइज क्या है। लेकिन ये 14 ऐसा प्रिंसिपल है जो आज के डेट में भी सारे ऑर्गेनाइजेशन पर लगभग एप्लीकेबल है। और अच्छे से पढ़िएगा प्रिंसिपल से मैनेजमेंट, क्योंकि भाई अगर बिजनेस करिएगा तो आपको ये सब तो करना होगा, तो याद रखिएगा, तब तो करिएगा, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, पहला क्या बोलिए? अकेला सारा काम करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? अकेला मान लीजिए मालिक है हम किसी बिजनेस का, अकेला हम सारा काम कर देंगे? करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? तो क्या करना पड़ेगा भाई? वर्क का विभाजन। वर्क का क्या करना पड़ेगा? बहुत सारा काम है, पहले वर्क का विभाजन कर दो और वर्कर के कैपेबिलिटी के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम को बांट दो। काम को क्या कर दो? इसको क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क। स्कूल में अपने जाते हैं तो देखिए सबका काम बांटा गया उसके कैपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन के हिसाब से। प्रिंसिपल सर का काम क्या रहता है? रूल्स रेगुलेशन को टाइप करना, सारा क्लास चल रहा है या नहीं चल रहा देखना, समझ पा रहे? थोड़ा बहुत पढ़ा दो। दरबान लोग का काम क्या रहता है? भाई गेट खोलना, तुम लोग को मैनेज करना है कि तुम लोग कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, उनका काम अलग रहता है। सर लोग का काम क्या रहता है? पढ़ाना, लेकिन उनमें भी स्पेशलाइज रहता है कि कौन से सर कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, उनके कैपेबिलिटी क्वालिफिकेशन के हिसाब से दिया जाता है। क्वालिफिकेशन माने अलग अलग स्ट्रीम के लोग रहते हैं ना, जैसे हम लोग भाई क्या पढ़ा रहे हैं? कॉमर्स। क्या पढ़ा रहे हैं? तो इस तरीके के सब लोग रहते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो स्कूल में आपका काम का डिवीजन ऑफ वर्क हुआ है कि नहीं हुआ? एक बैंक में जाते हैं तो बैंक में डिवीजन ऑफ वर्क है या नहीं है? प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क है। समझ पा रहे हैं? काम का विभाजन, काम का। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन रन करिएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करिएगा। एक टॉपिक का है किसका बात करें? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क माने काम का विभाजन करिए, समझ पा रहे? और वर्कर के कैपेबिलिटी के हिसाब से बांट दीजिए। इससे क्या होगा? वर्कर का एफिशिएंसी बढ़ेगा। इससे क्या फायदा होगा? वर्कर का क्या बढ़ जाएगा? मान लीजिए एक ही काम अगेन एंड अगेन कर रहे हैं तो हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एफिशिएंसी का मतलब पहले ही दिन समझाया था। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है भाई? सेव टाइम, सेव जल्दी करेगा और नो वेस्टेज, बर्बादी नहीं करेगा। इसे कहते हैं एफिशिएंसी। क्या कहते हैं? अच्छा, वर्कलोड कम हो जाएगा। एम्प्लॉय को पता है कि हमको जाके यही काम करना है, उसका वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा अगर क्या करते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। बोलो क्या बोलेंगे? आगे बढ़े, बोलिए बोलिए। नेक्स्ट क्या है? ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जोर से बोलो। देखिए ऑथोरिटी का मतलब होता है अधिकार देना, क्या देना? और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेवारी। क्या होता है? ये दोनों को थोड़ा मैच करा के दीजिए, मैच करा के दीजिए। ऐसा व्यक्ति को ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए जो काम को क्या करता है? पूरा करता है। इसका पैरिटी होना जरूरी है, मैचिंग होना जरूरी है, नहीं तो अथॉरिटी का क्या होने लगेगा? मिस यूज। क्या होने लगेगा? समझ पा रहे हैं? तो अथॉरिटी का मतलब पावर देना। अथॉरिटी का मतलब पावर देना, ताकि लोग क्या ले पाए? डिसीजन ले पाए। क्या ले पाए? और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब माने हम वादा करते हैं कि काम को पूरा कर देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा चीज है जो सिर्फ लिया जाता, दिया नहीं जाता। जिम्मेवारी, जिम्मेवारी ऐसा शक्ति है जो सिर्फ ली जाती है, दी नहीं जाती। लेकिन अथॉरिटी को हम दे सकते हैं। अथॉरिटी को मतलब अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी कैन बी, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। तो जब भी आप अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसको मैच करा के दीजिए। क्या करके दीजिए? जैसे मान लीजिए इन्हीं को अथॉरिटी दे दी है कि काम को कंप्लीट करवा देना है, काम को, और इन्हीं को जिम्मेवारी भी दे दी है मटेरियल किन पे दे देना वर्कर को। तो अच्छा काम की, पावर भी इसी को और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी, काम पूरा हो जाएगा क्योंकि दोनों का मैचिंग हो गया। दोनों का क्या हो गया? समझ पा रहे हैं? अच्छा मान लीजिए अथॉरिटी इसको दी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी है, और ये मान लीजिए केयरलेस निकला। मान लीजिए हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है, 100 यूनिट का प्रोडक्ट बनाना है। जैसे मान लीजिए जग बनाना है। क्या बनाना है? जग बनाने के लिए क्या चाहिए? मटेरियल। क्या चाहिए? अब इनको अथॉरिटी दे दिया, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, समझे? मैंने मटेरियल खरीदने का जिम्मेवारी इनका है और बनाने का जिम्मेवारी, मान लीजिए वर्कर आ गया लेकिन ये लापरवाह निकला। वर्कर आ गया काम करने लेकिन ये क्या निकला? क्या जग बन पाएगा? नहीं बन पाएगा क्योंकि हमने दोनों का मैचिंग सही से नहीं। इसीलिए अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी देते समय आपको थोड़ा क्लैरिटी देखना पड़ेगा कि हमारा अथॉरिटी मिस यूज ना हो, हमारा काम पूरा हो। इसको कहते हैं अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जोर से बोलो, अथॉरिटी एंड। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए, समझ रहे हैं? इससे क्या होता है भाई? अगर मैच करा के देंगे तो अथॉरिटी का मिस यूज नहीं होगा, अथॉरिटी का समझ पा रहे हैं? और इंक्रीज
कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस रिक्वायरमेंट, समझे? अगर अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी क्या करा के देते, मैच करा के, क्या करा के। नेक्स्ट क्या है भाई, डिसिप्लिन। बोले क्या बोले? डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में देखिएगा एक तो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, तो आप भी ऑर्गेनाइजेशन में करिएगा तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना होगा, अपना रूल्स रेगुलेशन, अपना रूल्स है, और ये सबको फॉलो करना है, सुपीरियर से लेकर के लोअर लेवल तक। सुपीरियर माने टॉप लेवल का जो एम्प्लॉय है, टॉप लेवल का, लोअर लेवल का भी एम्प्लॉय को फॉलो करना है। इसको कहते हैं डिसिप्लिन। क्या कहते हैं? समझे? तो डिसिप्लिन में काम सबको करना जरूरी है, समझ पा रहे? इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी आपका काम होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? और एम्प्लॉय को भी अच्छा लगेगा कि सभी लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन। क्या फॉलो कर रहे हैं? डिसिप्लिन का मतलब आने का टाइम फिक्स, जाने का टाइम फिक्स, नाश्ता का टाइम फिक्स। अरे बीच में होता है ना नाश्ता, वर्कर 5 घंटा काम कर लिया तो नाश्ता देखना तो करेगा। काम करने का तरीका फिक्स, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इसे क्या कहते हैं हम लोग? डिसिप्लिन। बोलो क्या बोले? बोलो जोर से, समझ रहे हैं? क्या फायदा हो जाएगा, क्या फायदा होगा भाई? गोल पूरा होगा। देखिए भाई, ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो जाएगा, कोई काम डिसऑर्डर में नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर डिसिप्लिन रहेगा तो कोई कंफ्यूजन आने वाला नहीं, सारा काम सिस्टम में होते चला जाएगा। इसको क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। जोर से बोलो, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। बोलो क्या बोले? तो ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे तो डिसिप्लिन बनाओगे कि नहीं बनाओगे? आपके स्कूल में डिसिप्लिन है या नहीं है? सारे स्कूल को चलाने के लिए डिसिप्लिन है, लेकिन जिस स्कूल में डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता, देखिएगा उसका जो स्विच वगैरह होता है वो भी बस का रहता है, पंखा फुल चाप हो जाता है, क्योंकि क्या नहीं फॉलो हो रहा है भाई? डिसिप्लिन। क्या नहीं फॉलो हो रहा? घर का बच्चा लोग स्कूल का बल्ब खोल के चला जाता है, घर में लगा। लेकिन जिस स्कूल में तगड़ा डिसिप्लिन है, सब लोग फॉलो करता है, किसी का हिम्मत है कर देने का ये काम? बोलिए, किसी का हिम्मत नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन तो बना दिए, लेकिन हम फॉलो नहीं करते, तो बाथरूम का दरवाजा उठा देता है। क्यों? क्योंकि सभी लोग फॉलो नहीं कर रहे। तो डिसिप्लिन बना करके सभी लोगों को फॉलो करना जरूरी है, और फॉलो करवाना भी, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई काम डिले नहीं होगा, तुरंत काम होगा, तुरंत डिसीजन भी होगा। इसको क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। बोलो क्या बोले? हर जगह डिसिप्लिन का होना जरूरी है। यूनिटी ऑफ कमांड। जोर से बोलो। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि ऑर्डर एक ही बॉस के द्वारा होना चाहिए। ऑर्डर एक बॉस के द्वारा होना चाहिए, अनेक बॉस के द्वारा नहीं। ऑर्डर किसके जरिए होना चाहिए? एक बॉस के द्वारा। नहीं तो वर्कर, अगर सब लोग ऑर्डर करने लगेंगे तो वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा कि करे कि नहीं करे, और करे भी तो किसका पहले करे, करे भी तो किसका पहले करे। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? यूनिटी ऑफ कमांड। किसका बात कर रहे हैं? यूनिटी ऑफ कमांड। सुनिए, तो ऑर्डर किसके जरिए होना चाहिए? एक बॉस के जरिए। क्या कर रहे हैं भाई? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि ऑर्डर गिवन बाय ओनली वन बॉस। ऑर्डर गिवन बाय ओनली एक ही बॉस के द्वारा ऑर्डर होना चाहिए। अगर सभी लोग ऑर्डर करने लगेंगे तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका काम हम पहले करें, किसका काम, और इस तरीके से काम नहीं कर पाएगा। एग्जांपल लेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा। किसका बात कर? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ, अच्छा पहले एक अपना घर पे एग्जांपल लो। मान लीजिए घर का कोई छोटा बच्चा है, सभी लोग उसी को सामान लाने के लिए कहते हैं, तो पहले तो गुस्सा होता है कि खाली हम ही को बोलता है, कर देता है लेकिन गुस्सा होता है, खाली हम ही को बोलता है। भैया मान लीजिए एक टाइम में घर का जितना सदस्य है, कोई बोल दिया जाकर के तेल लेके आओ, कोई बोल दिया ब्रश लेके आओ, नहीं समझे, कोई बोल दिया पेस्ट लेकर के आओ, तो भी तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि किसका पहले ला के, किसका पहले, समझ रहे हैं? तो बहाना कर सकता है कि भाई हम उसका काम करने में बिजी, तो उसका काम करने में, और आप कुछ कर भी नहीं पाइएगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में तो पेस्ट लाने के लिए तो नहीं ना बोलेगा, ऑर्गेनाइजेशन में तो काम के लिए बोलेगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड माने एक ही बॉस के द्वारा ऑर्डर होना चाहिए। एक ही, देखिए एक बॉस है, यहाँ ऑर्डर हो रहा है, ये सही डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है? यहाँ मान लीजिए बॉस है, और ये सही, ये जो डायरेक्शन हो रहा है, सॉरी, ये जो ऑर्डर हो रहा है ये सही डायरेक्शन। एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए निचला स्तर का एम्प्लॉई है, प्रोडक्शन कर रहा है। निचला स्तर का एम्प्लॉई तो प्रोडक्शन बनाता है। अच्छा मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा भाई? समझ रहे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा? अच्छा प्रोडक्शन मैनेजर का हेड कौन होगा? मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर का हेड कौन होगा? और मैनेजर का हेड कौन होगा? ओनर। एक सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए
ओनर चाहता है कि भाई ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करके क्वालिटी पे फोकस किया, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करके ओनर किसको बोल रहा है भाई? मैनेजर। किसको बोल रहा है? अब मैनेजर नीचे वाला स्तर को वही बात बोलेगा तब तो होगा। मैनेजर बोल रहा नहीं प्रोडक्शन ज़्यादा करो, क्वालिटी वगैरह देखना नहीं है, प्रोडक्शन। अब दो बात हो गया, अगला का बात कुछ और है, इसका बात समझे। अब मैनेजर मान लीजिए बोला है कि प्रोडक्शन ज़्यादा करो, प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा नहीं, फिर आके बोला कि क्वालिटी पे फोकस करो, क्वालिटी पे। तो ये लोग तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि क्वालिटी पे फोकस करें कि प्रोडक्शन करें, क्वालिटी पे फोकस करें कि प्रोडक्शन, कंफ्यूज हो जाएगा ना। इसीलिए ऑर्डर किसके जरिए होना चाहिए? वन बॉस। किसके जरिए? और जो ऑर्डर ऊपर से हुआ है वही ऑर्डर नीचे तक कोऑर्डिनेट होना चाहिए, अलग अलग ऑर्डर भी नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे? नहीं समझ पाया? समझ पाए? तो ऑर्डर गिवन है ओनली वन बॉस, ऑर्डर गिवन है ओनली माने जो बॉस बोला वही ऑर्डर को हम लोग पास करें तो बेटर, पास करें तो अलग अलग ऑर्डर देने लगेंगे तो अभी कंफ्यूज हो जाएगा ना क्या करें और क्या। इसलिए ऑर्डर एक बॉस के द्वारा आना चाहिए। क्लियर है क्या? इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। बोलो क्या बोले? बोलो जोर से बोलो। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग का यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अच्छा ये सही डायरेक्शन है, ऑर्डर देने का ये कौन सा डायरेक्शन है? समझ पा रहे कि नहीं से समझ पा रहे? अच्छा कॉलेज में ऐसे हुआ था, बच्चा मान लीजिए एक बच्चा जो था, हम लोग कॉलेज में जब गए थे, बच्चा जो था बॉमी कर दिया था, तो स्टूडेंट को साफ करना बोलिए। सर एक स्टूडेंट को बोल दीजिए, जैसे मान लीजिए आप इसको बोल दीजिए कि बाबू को साफ कर दीजिए, ये थोड़ा पावरफुल यूनियन वाला निकला, ये इनको बोल दिया थोड़ा साफ कर दीजिए, ये उनको बोल रहा है, ऐसे करके कोई साफ करेगा क्या? एक एक करके ये तो पास हो रहा है ना, अब उसको ऐसे साफ कर ऐसे करके हो पाएगा क्या? बोलिए। लेकिन एक जन को बोलते ही काम होने लगे। समझ पा रहे हैं? तो काम जल्दी होगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? यूनिटी ऑफ कमांड। बोलो क्या बोले? समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बात नहीं सुनिए। अब मान लीजिए ऑर्डर दो को बॉस है, एक इधर मैनेजर तो रहता ही है और निचला स्तर को इधर से भी अलग अलग सेम टाइम पे ऑर्डर मिल रहा और इधर से मिल रहा। ये क्या सही डायरेक्शन है? ये वाला सही डायरेक्शन, ये वाला सही डायरेक्शन, ये वाला सही डायरेक्शन नहीं। कंफ्यूज हो जाएगा, वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट हम लोग का यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बोलो क्या बोले? तो यूनिटी ऑफ कमांड माने ऑर्डर देने वाला एक जन होना चाहिए। ऑर्डर देने वाला समझ रहे हैं? ऑर्डर देने वाला कितना जन होना चाहिए? समझ रहे हैं? अरे घर में ऑर्डर बिगड़ता है तो गड़बड़ हो जाता है, घर में ऑर्डर बिगड़ता है तो गड़बड़ हो जाता है। समझ पा रहे हैं क्या? सब लोग अपना मन का करने लगता है, कोई कुछ और बोल दिया, कोई कुछ और बोल दिया, काम सही से हो पाता है क्या? इसीलिए भाई जो ऑर्डर हो रहा है वही चीज फॉलो करें। इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ माने ऑर्डर देने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, ऑर्डर देने वाला। नेक्स्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बोले क्या बोले? क्या होता है भाई? डायरेक्शन का मतलब काम को बताना, काम को सुनिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन माने बताने वाला, काम जो हो रहा है बताने वाला भी एक ही जन चाहिए, बताने वाला भी नहीं तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे ना, तो वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई हम कौन सा मेथड से काम को करें, कौन सा मेथड को। आप लोग अभी फील किए होंगे, कोई काम सीख रहे होंगे तो दोस्त यार है बताने वाला, चार को दोस्त यार चार तरीका से बताए, चार को दोस्त यार, अब वो भी कंफ्यूज हो जाएगा हम किसका बात माने, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? समझ पा रहे? लेकिन एक जन कोई बताएगा तो समझ पा रहे? हमारे 95% चांसेस तो समझ जाए, 95% चांसेस है वो। इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बोलो क्या बोले? माने सिखाने वाला भी कितना व्यक्ति होना चाहिए? एक ही व्यक्ति होना चाहिए। समझे? हमारे जो वकील को मशीन चलाना सिखा दिया गया, हम सिखा दिया आगे, तो वैसे चेष्टा करेगा तो बेटर होगा। अभी आके बोला ना थोड़ा गड़बड़ हो, थोड़ा इसे कर, ऐसा समझे। वो आके थोड़ा देर बाद सिखा दिया, फिर वो आके थोड़ा देर बाद सिखा दिया, क्या इनको कुछ समझ आएगा? कुछ समझ आएगा? क्योंकि बताने वाला अलग अलग हो गया, बताने वाला तो काम को करने का तरीका को बताने वाला कितना होना चाहिए भाई? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बोलो क्या बोले? यूनिटी ऑफ, समझ पा रहे? और बताने वाला एक जन रहेगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाएगा? हमारा अचीव हो जाएगा। समझ पा रहे? माने इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, इजी टू अचीव। अगर काम को बताने वाला एक जन रहेगा तो देखिएगा, आप फैक्ट्री में सुने होंगे कोई बोलता है कि हम सुपरवाइजर है, माने वो 20-30 जन को अकेला सिखाता हो। सुपरवाइजर का काम क्या होता है? वर्कर के साथ रह के काम करवाना,
अगर वर्कर को नहीं आ रहा तो काम को बता देना, काम को क्या करना, इस तरीके से करो। तो एक ही जन सिखा रहे हैं ना, इसी को कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बोलो क्या बोलेंगे, यूनिटी ऑफ क्या कहते हैं, बोलिए डायरेक्शन। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बोलो क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल। क्या होता है समझिएगा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। बात नहीं बेटा क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है, थोड़ा सा सर नाम ले लीजिए, रिकॉर्डिंग में नाम ले लीजिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, बात है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ बोला जा रहा है, अगर साधारण भाषा में बात करें तो एम्प्लॉय को बोला जा रहा है कि भाई इंडिविजुअल इंटरेस्ट का त्याग करिए, पर्सनल हितों का, व्यक्तिगत हितों का त्याग करिए और जनरल इंटरेस्ट में मन लगाइए। जो कंपनी का इंटरेस्ट है उस काम में मन लगाइए। समझ पा रहे? साधारण भाषा में एक एग्जाम्पल दे आपको समझ आएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग कभी कभी स्कूल जाते हैं, स्कूल किस लिए जाते हैं, पढ़ाई करने। अच्छा, पढ़ाई वाला ऑब्जेक्टिव है, सब बच्चे का पढ़ाई वाला ऑब्जेक्टिव है कि हमें सीखना है। माने स्कूल का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका ऑब्जेक्टिव, स्कूल का ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा दो और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हमें सीख रहे हैं, हमें पढ़ाई कर रहे हैं, तो सही ऑब्जेक्टिव है। लेकिन आप लोग ऑब्जेक्टिव कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, सर आकर के पढ़ा दिए लेकिन आप पढ़े हो, सोच रहे हैं तो सोच रहे हैं, टीचर का एक भी बात नहीं, अटेंडेंस को छोड़ के, अटेंडेंस का सब एक्टिव रहता है थोड़ा बहुत। उसके बाद सर क्या बोले आप लोगों को कभी कभी सुनाई देते नहीं। ये कौन सा इंटरेस्ट में आप लोग रहते हैं, इंडिविजुअल। कौन सा इंटरेस्ट, तो यही बोला जा रहा है एम्प्लॉई आप आ रहे हो, एम्प्लॉई अगर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो पर्सनल हितों का त्याग करिए, पर्सनल हितों का क्या करिए, और ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव है जनरल इंटरेस्ट में मान लगाइए। कौन सा इंटरेस्ट में मान लगाइए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाए, गोल पूरा हो जाए। गोल क्या हो जाए, इसको कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का त्याग करिए, सैक्रिफाइस करिए, और कौन सा इंटरेस्ट में मान लगाइए भाई, जनरल इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, अगर जितना एम्प्लॉई आया और सारे एम्प्लॉय को काम पे फोकस है, जितना एम्प्लॉय आया काम करने और जितना एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में, सबका एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय का काम पे फोकस है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के हित में, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में लगा है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पूरा करने में लगा है। कुछ ऐसे भी तो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को क्राइसिस में डाल देंगे, अपना प्रॉफिट कट में, सुनते हैं ना, अरे बीजेपी के जब सरकार आता कट मनी का कदम चल रहा था। कट मनी का मतलब अपना पॉकेट में पैसा आना चाहिए। एम्प्लॉय लोग कभी कभी ऐसा करता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज में चला जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल। तो यहाँ बोला जा रहा है कि अगर एम्प्लॉय आ रहा है तो ध्यान रखिए तो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट में ना रहे किसी भी तरीके से। समझ पा रहे? कितना लोग हो जाता है, अपना प्रॉफिट देखने लगता है, कंपनी चल रहा है लेकिन हमको अलग से 2000 रुपये डेली प्रॉफिट होना चाहिए। अब जिस तरीके से भी हो, कट मनी हो या जिस तरीके से हो, लेकिन उनको होना चाहिए। सुनते हैं ना, कितना लोग बोलते हैं हम काम करने जाते तो 2000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाए, तो परिवार हो जाए। तो क्या है भाई, इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है, किसको घाटा लगा, ऑर्गेनाइजेशन। किसको घाटा लगा, इसलिए ये प्रिंसिपल कहता है भाई कि एम्प्लॉय आ रहा तो एम्प्लॉय पे थोड़ा ध्यान रखिए कि कहीं इंडिविजुअल इंटरेस्ट में तो नहीं ना है। समझ रहे? इसको कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बोलो क्या बोले, समझे? अगर जनरल इंटरेस्ट में सभी लोग का मन हो कि अब आप लोग स्कूल जाते हो, अच्छा यहाँ आते हो तो हम चेक करते हैं कहीं इंडिविजुअल इंटरेस्ट में तो कौन नहीं गया, चेक करते हैं। जब पकड़ा जाते हो तो थोड़ा सा देते हैं उसी वे में। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं? आप लोग तो स्कूल में जाते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट में आते हैं, सर लोग चाहे तो पकड़ लेंगे लेकिन पकड़ते नहीं है। दूसरा बात है, किसका बात कर रहे हो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। किसका, ऑर्गेनाइजेशन में भी तो ऐसा होता होगा, नहीं समझे? अच्छा, कितना देवदास लोग नौकरी करने चला जाता है, नहीं समझे? सही बात, नौकरी करने आया अपने प्रेमिका के बारे में सोच रहा है। सही बात है, काम करेगा ठीक से, सही काम करेगा ठीक से, नहीं करेगा काम करेगा भाई, काम नहीं करेगा पूरा प्यार में है, क्योंकि वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट में है, जनरल इंटरेस्ट में नहीं है। इसीलिए जनरल इंटरेस्ट में आ जाओ। नेक्स्ट भाई ऑर्डर, बात नहीं माफ करिएगा, ऑर्डर नहीं,
रेमुनरेशन ऑफ पर्सोनल। मोबाइल रेमुनरेशन ऑफ पर्सोनल क्या होता है सुनिएगा। रेमुनरेशन ऑफ पर्सोनल का मतलब होता है रेमुनरेशन ऑफ पर्सोनल का मतलब होता है कि जितने एम्प्लॉई है सबको आप उचित सैलरी दीजिए। सबको क्या दीजिए? क्योंकि आप फेयर सैलरी दीजिएगा तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा। एम्प्लॉय क्या रहेगा? और जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा तो 100% अपना काम को करेगा, अच्छे से काम को करेगा। समझ पा रहे हैं? यही बोला जा रहा है रेमुनरेशन ऑफ पर्सोनल। लेकिन उचित सैलरी देने से पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन का कैपेसिटी भी देखिए। नहीं समझे? अब उचित सैलरी मान लीजिए हम सोच लिए कि एम्प्लॉय को देंगे 25,000 का महीना, कितना का महीना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उस कैपेसिटी में नहीं, तो हमें 25,000 देना उचित नहीं। समझे क्या बोले? एम्प्लॉय को फेयर सैलरी मिलता हो या नहीं मिलता हो वो नहीं देखेंगे। नहीं समझे? तो ये प्रिंसिपल कहता है भाई कि एम्प्लॉय को फेयर सैलरी दीजिए, ऐसा सैलरी दीजिए वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड रहेगा तो 100% मन लगा के काम करेगा, काम को छोड़ेगा नहीं। समझ पा रहे हैं? मैक्सिमम एफर्ट देगा। लेकिन ये डिसाइड करने से पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी थोड़ा झांक लो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो सैलरी देना चाहता है उसके लायक है या नहीं। क्योंकि जब लायक नहीं है और वो वाला सैलरी देने लगोगे तो 2 महीना में ऑर्गेनाइजेशन का ताला लग जाएगा। समझे? नहीं समझ रहा है समझ में? तो एम्प्लॉय को कभी भी कैसे सैलरी देना चाहिए? फेयर सैलरी। कैसे सैलरी? फेयर सैलरी माने उचित सैलरी। कौन सैलरी? जिससे एम्प्लॉय खुश रहे, अपना नीड को सेटिस्फाई करता है, जरूरत को क्या करता है? सेटिस्फाई। वर्कर कब नहीं छोड़ेगा आपके यहाँ काम? जब उसका जरूरत पूरा होगा। जब उसका जरूरत और उसका जरूरत पूरा ही नहीं होगा तो आपके यहाँ काम करेगा कि काम छोड़ देगा? काम करेगा जी, काम छोड़ देगा। और आएगा भी तो बढ़िया से नहीं करेगा, बोलेगा बहुत बेटा पैसा देता है, आएगा काफी मारने से। बट क्या है भाई? बट क्या है? कैपेबिलिटी। बट कैपेबिलिटी को यस में बोला करिए, समझ जाए। जस्ट एंजॉय तो रेमुनरेशन ऑफ पर्सोनल का मतलब होता है कि सैलरी देते समय आप उचित सैलरी दीजिए, लेकिन अपने ऑर्गेनाइजेशन का कैपेसिटी देख लीजिए, नहीं तो 2 महीने में ताला बिगड़ जाएगा। समझे? जैसे अमेजन जो है अपने एम्प्लॉय को बेस्ट सैलरी देता है, प्रत्येक एम्प्लॉय खुश रहेगा। क्यों? कभी कभी बोनस बांटेगा, ज़्यादा कमा लेगा तो बोनस बांटेगा, एक्स्ट्रा पैसा बांटेगा। समझे? तो एम्प्लॉय खुश रहता है, काम भी मैक्सिमम एफर्ट के साथ करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रेमुनरेशन ऑफ पर्सोनल। रेमुनरेशन ऑफ पर्सोनल। तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए तो उचित सैलरी देना चाहिए, लेकिन उचित सैलरी से पहले ऑर्गेनाइजेशन का भी थोड़ा ख्याल रखना, नहीं तो उचित सैलरी देने के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ताला न लग जाए, भी देखना। समझे कि नहीं समझे? अब हमारा देख लीजिए भाई, छोटा स्कूल अगर ज़्यादा सैलरी पे करने लगेगा तो ताला लग जाएगा, अपने कैपेसिटी के हिसाब से करेगा। समझे? करना चाहिए, चेष्टा करिए ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करके एम्प्लॉय का क्या करते हैं? फेयर सैलरी। क्या करते हैं? ये चेष्टा रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते। इससे क्या फायदा होगा रे बाबा? वर्कर सेटिस्फाइड रहेगा, मैक्सिमम एफर्ट डालेगा काम के ऊपर। इसको कहते हैं रेमुनरेशन ऑफ पर्सोनल। नेक्स्ट हम लोग का सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बोलो क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बोलो क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? ध्यान से सुनिए, पहले सेंट्रलाइजेशन सुनिए, फिर डिसेंट्रलाइजेशन। बात नहीं है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर गिवन इन फ्यू हैंड्स। पावर गिवन इन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है सबको पावर नहीं देना, पावर कुछ ही हाथ में देना, मतलब रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन लेने का पावर सबके हाथ में नहीं दे देना। समझे? सेंट्रलाइजेशन सूटेबल होता है छोटा ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए? और स्मॉल साइज का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 2-3 ब्रांच है या 5 ब्रांच है, वो सबको पावर दे देगा तो कोई काम करेगा? और हो सकता है उल्टा पुल्टा निर्णय लेने लगे। इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? तो सेंट्रलाइजेशन हम किसके लिए सूटेबल होता है? छोटा ऑर्गेनाइजेशन, या ऐसा मेरा मैनेजर है कि बड़ा भी ऑर्गेनाइजेशन तो अकेला ही संभाल लेगा, अकेला उसमें पावर है कि सारे को कंट्रोल कर ले, तो आपको सेंट्रलाइजेशन ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समझ रहे हैं? माने पावर सबको नहीं देंगे। समझे? पावर सबके हाथ में। जैसे आप बाजार खोल कर छोटा ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करेगा? सेंट्रलाइजेशन करेगा। जहाँ अपना आउटलेट खोलेगा वहीं को मैनेजर बना देगा, जहाँ अपना आउटलेट खोलेगा वहाँ पे वो क्या बना देगा? काम कंट्रोल हो जाएगा।
अब मैनेजर के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट नहीं बना, ओनली मैनेजर का ही काम उसका कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि बाजार खोल रहा तो छोटा रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो क्या करेंगे वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन। क्या करेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन कौन करेगा भाई? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। बोलो क्या बोले? जैसे बिग बाजार जैसा ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? सेंट्रलाइजेशन के डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने पावर गिवन मोर है, पावर गिवन है पावर देंगे ज्यादा लोगों को। समझ पा रहे? ताकि ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया से चले और क्विक डिसीजन हो। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन को हम डाइवर्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। डाइवर्स ऑफ मैनेजमेंट का अलग होना, मैनेजमेंट का समझे। और सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पावर की वैल्यू कौन सा है? फ्यू है, सबको पावर नहीं दे, कुछ यहाँ पे पावर दे। अब छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पावर देंगे तो चलाने में दिक्कत होगा। उसको क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? और डिसेंट्रलाइजेशन माने पावर की वैल्यू मोर। अब रिलायंस 115 देशों में बिजनेस करता है, सेंट्रलाइजेशन करेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन करेगा? समझ पा रहे हैं? टाटा का 57 कंट्री में बिजनेस चलता है, तो सेंट्रलाइजेशन करेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन? समझ पा रहे हैं? इसी को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। समझ गए हैं? आगे बढ़ते। जब बिजनेस करिएगा तो ये सब अप्लाई होगा आपका। समझ पा रहे हैं? काम का पहले क्या? डिवीजन ऑफ वर्क माने क्या करना? और वर्कर को बांट देना, वर्कर के कैपेबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी जैसे तैसे दे दोगे कि मैच करा। डिसिप्लिन माने अनुशासन, खुद भी फॉलो करना है। मालिक है तो आपको भी फॉलो करना है और एम्प्लॉय भी फॉलो करना है। खाली डिसिप्लिन बनाने से नहीं होगा, फॉलो खुद करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। और डिसिप्लिन रहेगा तो स्मूथ फंक्शनिंग ठीक से काम होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, डिसऑर्डर खत्म हो जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड माने ऑर्डर गिवन बाय ओनली वन पर्सन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन माने बताने वाला और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट माने पर्सनल हितों का त्याग करिए और सामान्य हित में ना लगाइए। यहाँ पे अभी कौन सा हित चल रहा है? जनरल इंटरेस्ट। कौन सा? नहीं समझे? और अपने बारे में सोचने लगे, ख्यालों के दुनिया में चल गए तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? समझ रहे हैं? आइए, सेंट्रलाइजेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करेगा? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करेगा सेंट्रलाइजेशन? स्मॉल। और डिसेंट्रलाइजेशन बड़ा। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट हम लोग क्या है भाई? स्केलर चेन। हाँ बेटा 14 को है, ये तो 8 नंबर है ना। स्केलर चेन सुनिएगा ध्यान से। स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी। लाइन ऑफ, समझ पा रहे? माने सिस्टम में काम करिए, जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से चलिए। इसको कहते हैं स्केलर चेन। क्या कहते हैं? सिस्टम तोड़ोगे तो कोई इज्जत नहीं रहेगा। एग्जांपल दे रहे समझ आएगा। यहाँ देखिए स्केलर चेन, ये है स्केलर चेन। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये आपका बी है, ये सी, ये डी, ये आपका ई, एफ, जी। सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए टॉप पे तो ओनर रहेगा, टॉप में कौन रहेगा? अब ओनर कोई काम नहीं हुआ तो किससे बात करेगा? मैनेजर से। किससे बात करेगा? मैनेजर किससे बात करेगा? डायरेक्ट वर्कर से।